सवाल पूछने के लिए। जिनके भी सवाल है, एक ही सवाल अलाउड नहीं है, आर यू मैरिड, बिकॉज शी इज ऑलरेडी मैरिड। हस्बैंड के साथ आई है, वो बोलते हैं। ठीक है। एक बार जोरदार तालियों से हम मांडर विधानसभा की विधायक मिस शिल्पी नेहा को मंच पर आमंत्रित करता हूं। तो आप लोगों ने सुना होगा, a hungry person is always an angry person. Now my tummy is full, so now I'm a happy person. So I'm open for questions. आप लोगों के कुछ सवाल है तो बिल्कुल। हाथ उठा देंगे और हम लोग माइक आप तक पहुंचाएंगे फिर। No questions. Any questions? Politics, life, career, girlfriend, boyfriend, anything. Anything. कुछ लोग बहुत दांत दिखा रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोला तो। अब दांत छुपा लिया अब सब। Okay, I'm waiting. Any questions? Oh, nice. We have one hand. Mic, please. Huh? Okay, I think we'll just push them for questions, and I'll try to seed the personal experience there. Mic, can we send him the mic, Father? He's there. Run and come. दौड़ के आइए प्लीज। We are in a youth festival. Come. Yes. थैंक यू मैम, आपने समय दिया मुझको। आपने कहा कि चिंगारी एक होती है जो गांव को रोशनी देती है, और एक चिंगारी है जो गांव को जलाती है। और आज हम ये अच्छा शिक्षा को माहौल को हम खो रहे हैं, तो हमारा ऐसा कौन सा कदम होगा कि हम अपने परिवार की ओर से, क्योंकि आज का बदलता परिवेश में हम घर से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं इसी को जोर देते हुए मेरा प्रश्न है कि मैं कैसा चिंगारी परिवार से मिले कि बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर घर से बने कि हम एक लीडर बनेंगे, और अच्छा लीडर हमारे आदिवासी के लिए, गांव के लिए और अपने देश के लिए। बहुत अच्छा सवाल है। आपका नाम क्या हुआ? प्रवीण तिर्की। प्रवीण तिर्की। थैंक यू प्रवीण। मुझे ऐसा लगता है हमारे समाज में, विशेष रूप से आदिवासी समाज में, ये शायद तीसरी पीढ़ी है, दूसरी या तीसरी पीढ़ी जिसको शिक्षा का बेनिफिट मिल पाया है, सही मायने में। क्योंकि मेरे अगर लाइफ के बारे में आपको बताऊं तो मेरे परदादा ने तो कोई पढ़ाई लिखाई किया नहीं होगा, खेती बाड़ी में वो काम करते होंगे और इसी तरह
मेरे दादाजी शायद कुछ हद तक स्कूल देखे होंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि उन्होंने मैट्रिक किया था, ग्रेजुएशन किया था। वो सीसीएल में एक गार्ड के रूप में काम करते थे। मेरे पिताजी बहुत संघर्ष करके पढ़ाई किया, और क्योंकि घर पे ऐसा माहौल नहीं था कि लोग इंग्लिश में बात कर पाते थे या ऐसा कुछ, तो इंग्लिश उनका बहुत कमज़ोर था, मगर किसी तरह से उन्होंने सेंट ज़ेवियर कॉलेज से पढ़ाई किया, बीआईटी मिश्रा से एमबीए किया, और मेरे पिताजी बैंक में मैनेजर थे और राजनीति में उनका दिलचस्पी था, और फिर वो राजनीति में आए। और मैं अपने तीसरी पीढ़ी बोलूँगी शायद, तो मेरे में मुझे शिक्षा मिला, अच्छा शिक्षा मिला, बहुत शिक्षा मिला, और फ़ायदा हुआ कि बड़े कंपनीज़ में भी काम कर पाई, वो एक्सपोजर मिला। तो इसीलिए आपको ये बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इस समाज में शायद ये दूसरी या तीसरी पीढ़ी है जिसको शिक्षा सही मायने में मिल रहा है। सही बात है या नहीं? कि सिमिलर सिचुएशन। तो इसीलिए मैं इस बात को मैं बोल रही हूँ कि हमारे घर में कई बार आज भी वो माहौल नहीं मिल पाता है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं तो हम लोगों के माँ बाप को लगता है कि बाप रे बाप, मेरा बच्चा बहुत जानता है। मुझे याद है मैं जब छोटी थी और घर आती थी और अपने नानी को बहुत इच्छुक होती थी बताने के लिए कि मैंने आज क्या क्या पढ़ाई किया, और फोटोसिंथेसिस पढ़ाई होता था बायो क्लास में। और जब मैं नानी को बताती थी कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो मेरी नानी चकित हो जाती थी कि इंग्लिश का इतना लंबा शब्द हम कैसे बोल ले रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि हमारे घर में अगर हम बहुत कम भी पढ़ते लिखते हैं तो हमारे समाज में माँ बाबा को, माता पिता को ऐसा लगता है कि अरे मेरा बच्चा बहुत कर लिया, इतना काफ़ी है। तो वो हमारे लिए बहुत दूरदर्शिता से हमारे लिए वो गोल्स नहीं देख पाते हैं। मगर आप लोग ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, दुनिया में क्या हो रहा है इन सभी चीज़ों के बारे में, करियर ऑप्शंस को लेके आप लोग ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं। तो आपको अपने लिए एक डायरेक्शन तय करना चाहिए, आपको अपने लिए एक गोल सेट करना चाहिए, और वो कम गोल नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट जो आपके पूर्वजों ने, आपके माता पिता ने अचीव किया, उससे 3 से 4 गुना बेहतर तो वो गोल होना ही चाहिए। तभी आप अपने पीढ़ी को आगे लेके जा पाइएगा। अगर आप वहीं पे सीमित रहिएगा, या अपने माता पिता जिस तरह से आपको देखते हैं, बोलते हैं कि हाँ इतना पढ़ लिया, मैट्रिक कर लिया, बीए कर लिया, बहुत है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न कर लिया, इतना ही बहुत काफ़ी है, मेरा बेटा सेकंड डिवीज़न से पास किया है। मगर आपको अपने लिए सोचना है कि क्या मैं बस इसी लायक हूँ, या आई कैन अचीव मोर देन दैट। तो आपको अपने लिए गोल सेट करने पड़ेंगे, और उस गोल के प्रति आपको काम करना होगा, मेहनत करना होगा। जितना आपके माता पिता ने काम किया उससे 4 गुना ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप अपने पीढ़ी को और 2 कदम आगे ले के जा पाइएगा। धन्यवाद। और क्या प्रश्न था प्लीज़? इससे पहले हमने सुना लॉयर संदीप उरांव के द्वारा FIR के कुछ कहाँ तक हम आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं। आपने भी कुछ आपने भी बताया। तो मैं यहाँ पे दोहराना चाहूँगा कि हमारे बीच में ऐसे परिवार हैं जो आदिवासी हैं, ख्रिस्ती परिवार हैं, और हम पैसों के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आज ये हम ख्रिस्ती परिवार आदिवासी झेल रहे हैं। तो मेरा प्रश्न यही है, यदि हमारे बीच में से लीडर्स हैं और वे लीडर्स आगे बढ़ के आएंगे कि हमारे जो अभी नहीं बने हैं लीडर्स, वे आगे आके उस परिवार को हेल्प करेंगे। तो मेरा प्रश्न है कि अभी जो लीडर हैं वो हेल्प करेंगे कि वो बनने के बाद हेल्प करेंगे? मुझे लगता है लीडरशिप के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो।
मैं इसीलिए इस बात को बोल रही हूँ क्योंकि एज अ लीडर आपको अपने जनता के साथ, अपने लोगों के साथ हमेशा खड़े रहना पड़ता है, उनके दुख दर्द में उनका साथ देना पड़ता है। वो सभी तमाम चीज़ों के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा पैसा ही रहे। बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं। आज सरकार फ्री राशन दे रही है, आवास की योजना है, प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए आवास की योजना है, वृद्धा पेंशन दे रही है। हमारे गांव घर हम जब घूमते हैं तो ऐसे कितने महिलाएं हैं जिनको आज तक 60 साल से ऊपर हो गया है मगर अभी भी उनको वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार का ये नियम है कि झारखंड राज्य में हर एक 60 साल से ऊपर बुजुर्ग को पेंशन मिलना है, चाहे वो नौकरी करता है नहीं करता है, वो कैसा भी हो, अगर आधार कार्ड में 60 साल है उसको पेंशन मिलना है। कभी कभी वो पेंशन के लिए छोटी सी रकम है मगर उसके लिए भी लोगों को ब्लॉक ब्लॉक भटकना पड़ता है क्योंकि कई बार वो नियम कानून नहीं समझते हैं। ऐसे में अगर वैसे युवा हैं जो लीडरशिप रोल में हैं तो वो आके सामने अपने पंचायत में, अपने गांव में जैसे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं उनका सूची बना के उनको लेके जा सकते हैं और उनको दिलाने का काम कर सकते हैं क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको आज पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आधार कार्ड में उनको 60 साल दिखाना है, 60 साल हो चुका है मगर कोई कारणवश आधार कार्ड में उनका 40 वर्ष दिखा रहा है। तो आधार कार्ड प्रज्ञा केंद्र में जाके इन तमाम चीज़ों को आप सुधार सकते हैं आसानी से। मगर कुछ ऐसे लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग, जो चल नहीं पाते हैं, प्रज्ञा केंद्र में जाना है तो कहाँ जाना है, किससे बात करना है, ये नहीं समझ पाते हैं। तो तमाम ऐसे बहुत सारे सरकारी योजना हैं जो आज भी जिससे कई सारे लोग वंचित है, जिसको आप मदद दिला सकते हैं और वही लीडरशिप है। लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट दैट कि आप अपने लोगों के साथ किस तरह से बने रहें, उनका दुख दर्द में कैसे काम दें आप। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी के घर पे कोई समस्या चल रहा है, आप उनके घर पे जाके या वो जब आपके पास आते हैं तो आप उनकी बात सुनते हैं। सुनना, लिसनिंग इज़ ऑल्सो अ बिग पार्ट ऑफ लीडरशिप। तो मैं ये नहीं मानती हूँ कि शुरू में आपको हमेशा पैसे की ही ज़रूरत है एक लीडर बनने के लिए। और दूसरी चीज़ है कि जनता भी आपको लीडर बनाती है। तो कई बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजनीति में पैसा फेंक के चुनाव लड़ते हैं मगर तब भी हार जाते हैं। तो आखिर में जनता ही निर्णय लेती है। तो जनता का दिल में आप कितना जगह बना पाते हैं वो भी बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। मैं शिल्पी मैम से पूछना चाहता हूँ कि हमारा झारखंड राज्य कहा जाता है खनिज संपदाओं का राज्य है, फिर भी हमारे राज्य में इतना लगभग देश का 28 या 30% कोयला हमारे झारखंड से निकाला जाता है। फिर भी हमारे दिल्ली में 24 घंटा बिजली रहती है, लेकिन वहीं हमारा राज्य में क्यों नहीं रहती है। और यहाँ मैं कह दूँ, मैं लातेहार ज़िला से बिलोंग करता हूँ। तो फिलहाल लगभग 2017-18 से हमारे गांव में बिजली शुरू हुई है, तो इतना हम लोग पीछे कैसे चल रहे हैं उस पर थोड़ा जिक्र कर दें। इस अच्छा सवाल है इनका भी कि बिल्कुल सच है ये कि जब इतना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज इस राज्य में है तब भी ये राज्य पीछे से आगे क्यों है। और इस बारे में मैं स्वामी जी के साथ भी एक बार हम लोग चर्चा कर रहे थे और स्वामी जी ने एक टर्म दिया था, रिसोर्स क्राइसिस, रिसोर्स कर्स। मतलब जो खनिज संपदा आपके पास है, हमारे राज्य के पास है, वही उसी से हम ग्रसित हैं, उसी से हम श्रापित हैं। आज हमारे नीचे जिस ज़मीन में हम खड़े हैं, हम और आप, उसके नीचे इतना सारा कोयला, इतना सारा मिनरल, इतना सारा बॉक्साइट, अन्य चीज़ है। यहाँ से खोद के लोग बाहर तक लेके जाते हैं मगर आज तक यहाँ के लोगों को मूल सुविधा तक तरीके से नहीं मिल पाया है। विशेष रूप से इस तरह का लातेहार जिला सब जब हम आते हैं तो ये और भी ज़्यादा दिखाई देता है कि लोगों के पास कच्चा मकान तक नहीं है, कैसे लोग रह रहे हैं। बहुत एक समय था, मुझे लगता है कुछ वर्षों पहले, एक आदिम जनजाति समाज के कुछ 8-10 लोगों का मृत्यु भी हो गया था क्योंकि उनके पास अनाज नहीं पहुंच पाया था समय में। जो डोर टू डोर डिलीवरी सिस्टम जो सरकार लाई थी प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए, अनाज तक लोग नहीं पहुंचा पाए थे।
देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है मुझे लगता है, और कारण एक्सक्यूजेस, क्योंकि मैं भी सरकार का अंग हूँ, अब एक्सक्यूजेस मैं बहुत कुछ दे सकती हूँ, मगर एक आम नागरिक की तरह अगर मैं यहाँ पे खड़े होके इस चीज़ का एनालिसिस करूँ, विश्लेषण करूँ, तो मुझे यही लगता है कारण यही है कि इस राज्य में, इस राज्य को हमेशा एक सोने की चिड़िया के तरह देखा गया है। और जिस तरह से मैंने आपको कहा कि बहुत बहुत आदिवासी लोग आए, लीडर्स बन के आए, मगर राजनीति, उन्होंने आंदोलन भी शुरू किया आदिवासियों के नाम पे, लोगों के नाम पे, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे सीढ़ी चढ़ते गए, लोगों का जो मुद्दा था, लोगों का दर्द था, वो कहीं ना कहीं अपने पार्टी लाइन में रहने के लिए वो सभी चीज़ों को छोड़ते गए। पॉलिटिकल रूप से यही है उसका जवाब। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है कि हमारा जनता भी, अब आने वाली पीढ़ी जो आप हैं, हम हैं, हम लोग सवाल करते हैं, हम लोगों में वो क्रिटिकल थिंकिंग पावर है। इससे पहले जो पीढ़ी थी या उसके पहले वाली पीढ़ी, उस पीढ़ी में कभी क्रिटिकल थिंकिंग पावर नहीं रहा। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब उसको सभी तरीके से सोचना, वो पावर कभी नहीं रहा हम लोगों में। और जागरूकता नहीं होने के कारण कभी कभी हम लोग केवल चुनाव हुआ, बहुत बार वोट दे दिए, ऐसे ही पैसों के नाम पे वोट दे दिया गया, सोचा नहीं गया कि इससे मेरा क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, वो भी चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से मैं कह रही थी कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी होना सही तरीके से बहुत ज़रूरी है। आज हमारे कैबिनेट में मिशनरीज का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मिशनरीज का कोई भी रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में नहीं है। और आप देखिएगा लोकसभा चुनाव में अधिकतर लोग बाहर के राज्य के लोग यहाँ से जीत के जाते हैं। तो हमारा सही तरीके से प्रतिनिधित्व करने वाले लोग बहुत ही कम हैं, और जब प्रतिनिधित्व करने वाले लोग कम होते हैं तो जायज़ सी बात है आपका राज्य कमज़ोर होते जाता है। इसीलिए ज़रूरी है, फिर से मैं वापस उसी टॉपिक में लेके जाऊंगी आप लोगों को, पॉलिटिकल फ्लेम, जागरूकता की बहुत ज़रूरत है, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, ताकि हमारा समाज सही निर्णय ले सके कि कैसे लोगों को चुन के प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजना है, ताकि वो हमारे लिए सही निर्णय ले सके। और अगर सही निर्णय नहीं लेते हैं तो 5 साल का रिपोर्ट कार्ड सभी का होता है, 5 साल के बाद दोबारा उनको मत चुनिए, एज सिंपल एज दैट। मौका ही नहीं देना है। बहुत लोग ऐसे हैं लाइन में जिनको क्षमता है, जिनमें लीडरशिप की क्षमता है, तो उन्हें मौका दिया जाए। तो यही मैं कहूँगी संक्षेप में कि प्रतिनिधित्व अच्छा होना चाहिए, और जायज़ सी बात है कि हम लोग ये राज्य एक तरीके से रिसोर्स कर्ज से श्रापित है, और कैसे इससे हम लोग बच के निकलेंगे वो आने वाला समय का लीडरशिप ही इसको तय करेगा। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन। अभी उसको लातेहार के हम विधायक बनाएंगे क्या? वो उन्हीं को बनाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? अजय बाबू। संतोष। गुड क्वेश्चन। कम फास्ट। यू हैव अ माइक। दीजिए। सॉरी। टेक। You want to come up? Come. Let all the girls see your face. Come. आपसे हम यही सवाल करना चाहते हैं मेले कि जितना भी वैकेंसी निकलता है मेन आर्मी का, तो ऐसा क्यों होता है जितने भी आदिवासी हैं बोलते हैं कि आदिवासी लोग इधर आ जाएं, और जब रनिंग होता है तो बोलते हैं कि उन लोगों को मतलब सबसे पीछे क्यों लेते हैं? इसका कारण क्या है? कौन से वैकेंसी में? आर्मी में। और एक बार सवाल, ऐसा हुआ है क्या आपके साथ? जी हाँ, हुआ है बिल्कुल। अच्छा।
क्या आप थोड़ा सा बताएंगे अपने ये क्या क्या इंसिडेंट क्या हुआ था, ताकि मुझे आपका सवाल अच्छे तरीके से समझ में आए। ये इंसिडेंट मेरे सामने पहली बार आ रहा है, इसलिए मैं अच्छे तरीके से समझना चाहती हूँ। कुछ मुझे भी इस मीटिंग से सीखने को मिलेगा, इसीलिए। जी मेरे साथ भी हुआ है। अगर ये अच्छाई तरह से हम करते तो आपके पास नहीं रहते, अभी बॉर्डर में रहते। जी फिलहाल ये मुझे फिल्म का डायलॉग ज़्यादा लग रहा है, मगर मैं चाहूँगी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभय करकेटा। अभय करकेटा, मैं चाहूँगी कि इसको अच्छे तरीके से आप समझाएं, क्योंकि पहली बार ये मामला मेरे सामने आया है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि अन्य युवाओं के साथ भी ऐसा हो रहा होगा। शायद जवाब मेरे पास ना हो, मगर कम से कम सवाल समझ के जाऊँ मैं। जी आर्मी में तो सभी कास्ट वाले जाते हैं ना, उसमें तो केवल नहीं बोल सकते हैं कि एसटी वाले आर्मी में जाते हैं। तो मेरा कहना है सभी कास्ट वाले जाते हैं। जनरली तो फर्स्ट रनिंग के लिए आगे ले जाते हैं जनरल को, ओबीसी पीछे, सबसे लास्ट में एसटी। एसटी क्यों है कि जनसंख्या इतनी कम ही जाती है, क्योंकि उसको सबसे पीछे क्यों रखते हैं? जनसंख्या कम दिखता है, फिर भी एसटी लोगों को सबसे पीछे क्यों रखते हैं? आगे रखने से क्या उन लोगों को क्या हानि हो सकता है? अब अभय को बहुत दर्द है इस चीज़ से, उस चीज़ को भी हमें समझना है। और जिस तरह से आर्मी, मुझे लगता है आर्मी का जो प्रोसेस होता है, हायरिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसेस होता है, बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोसेस होता है। मैंने तो कभी अप्लाई नहीं किया, तो मैं उसका कितना भारी होता है वो भी नहीं बतला पाऊँगी। मगर एक बात बताना चाहूँगी, मेरे पिताजी ने पिछले साल ही कांग्रेस पार्टी में भी ये किया था कि जिस तरह से गोरखा रेजिमेंट होता है, वैसे ही आदिवासियों का झारखंड में, क्योंकि हमारा आप अगर इतिहास भी देखेंगे तो जो भारत की आज़ादी का जो लड़ाई था, उसको जब भारतीय लड़ने की जो शुरू किए थे, उससे पहले कई वर्षों पहले ही ट्राइबल्स ने शुरू किया था। तो उनमें वो ताकत है, वो लड़ाई का ताकत, वो लीडरशिप का ताकत आदिवासियों में है, विशेष रूप से झारखंड के आदिवासियों में। इसीलिए मेरे पिताजी ने ये प्रपोज किया था कि जिस तरह से गोरखा रेजिमेंट है, उसी तरह से आदिवासियों के लिए ट्राइबल रेजिमेंट भी हो, जिसमें केवल और केवल आदिवासियों की नियुक्ति की जाए। और मुझे लगता है आने वाले समय में अगर हमें मौका मिलेगा तो इसमें पहल करने का हम ज़रूर करेंगे, इसको परस्यू करने का कोशिश करेंगे, ताकि आदिवासियों का एक सेपरेट अपना रेजिमेंट हो। इंडियन आर्मी ऐसा एक संगठन है, द ओनली वन इन इंडिया जहां रिजर्वेशन नहीं है। जो रेजिमेंट्स है, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट्स, वो ब्रिटिश लोगों ने बनाए थे। वहाँ सिख लोगों के लिए और गोरखा लोगों के लिए 2 रेजिमेंट बनाए थे। बाकी मुस्लिम, ईसाई, बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी, एसटी आर्मी में नहीं है। इसलिए जब आर्मी में जाते हैं कि क्योंकि आर्मी की मरने की या जीने की बात होती है, तो उनकी रिगरस टेस्टिंग होता है रिक्रूटमेंट के पहले। मेडिकल होता है, फिटनेस होता है, और आखिरी में जो ऑफिसर बनते हैं उनका एजुकेशन लेवल होता है। अब तक अब आगे हम नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ अंदर आने लगा। आर्मी सबों की होती है, आदिवासियों की भी होती है, ओबीसी की भी होती है, ब्राह्मण लोगों की भी होती है। सबों की देखभाल करने के लिए है, इट हैज़ टू बी अबव ऑल। इसलिए इंडिपेंडेंस के बाद आर्मी ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन रहा जहां रिजर्वेशन कभी नहीं हुआ। अभी यदि आदिवासियों को एक रेजिमेंट बनाना है, उसके बाद ओबीसी बोलेंगे हमारा भी रेजिमेंट बनाओ, दलित बोलेंगे हमें, बीच में क्या होगा? इनके बीच झगड़ा होने लगेगा। इसलिए द आर्मी हैज़ टू बी अबव
अपने चाहिए रिक्रूटमेंट, अपने को आप फिट बनाइए, सुबह सुबह दौड़ना शुरू कीजिए। फिट बनाने के बाद जिनका वो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसके अंदर से चलिए। दैट इज द आंसर। ठीक है। और एक सवाल है लास्ट। थैंक यू स्वामी जी फॉर द हेल्प विद द आंसर। मुझे लगता है मैं भी सहमत हूँ उस जवाब से, शायद आप लोग भी सहमत होंगे कि आर्मी इज़ अबव ऑल। आर्मी कोई जाति धर्म और सभी चीज़ों से ऊपर है, तो उसके लिए मुझे लगता है किसी जाति विशेष का होना ज़रूरी नहीं है। उसके रिक्रूटमेंट के लिए आपको अदर स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, फिटनेस, मेंटल और कैलिबर वो होना चाहिए आप में। यहाँ पे उपस्थित मेरे भाई बहनों, दीदी, भैया, लास्ट सवाल है मेरे से। हंसने से कोई बड़ा नहीं बनता। मेरा सवाल यही है मेरे जी, सबको यहाँ पे आए हैं, सब कोई सोचते होंगे कि कुछ बनना चाहते हैं अपने करियर में। तो मेरा यही सवाल है, अगर से हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते लास्ट में आदमी छोड़ देता है या कुछ कठिनाई से वो कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो ऐसा कुछ व्यवस्था होगा जिसका जो बनना है वो चीज़ मतलब मंजिल पा सके, लड़की हो या लड़का। अगर से वो मंजिल, अगर से हम लोग संस्था ये अभी हो रहा है, इसी के अंदर एक छोटा सा भी मतलब ग्रुप बन जाए कि हाँ ये पढ़ाई करेंगे तो ये हमको मंजिल मिलेगा। मुझे लगता है देखिए, पढ़ाई का तो कोई समय सीमा होता नहीं है, आप किसी भी उम्र में पढ़ाई कर सकते हैं। अब केंद्र सरकार ने एक नया पॉलिसी भी लाया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसके तहत अगर आपने 1 साल में अगर ग्रेजुएशन छोड़ दिया किसी कारणवश, तब भी आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल आपने पढ़ाई किया और कुछ छोड़ दिया तो आपको शायद और कुछ का सर्टिफिकेट मिलेगा। 4 साल का कोर्स था मगर 3 साल ही आपने किया और छोड़ा तो आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और आप इस तरह से क्रेडिट अपना ऐड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक तरीका है सरल बनाने का। जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं किसी भी कारणवश और फिर कंटिन्यू करते हैं पढ़ाई, उनके लिए एक सरल तरीका है। और इसके अलावा तो मैं यही कह सकती हूँ कि जो पढ़ाई के लिए इच्छुक है, क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत होती हैं, विशेष तौर से आदिवासी समाज में बहुत सारा भार रहता है बच्चों के ऊपर भी, मगर मुझे लगता है कि अगर आप में दृढ़ता है पढ़ाई ख़त्म करने का तो किसी भी उम्र में आप किताब उठा सकते हैं। थैंक यू। सबसे पहले सबको जयसू। मेरा क्वेश्चन है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में 52 मेंबर रहते हैं, उसमें एसटी विधायक या लोकसभा या राज्यसभा से शायद एग्जैक्ट पता नहीं है कितना कितना होना चाहिए, लेकिन देखा जाता है झारखंड में कि आदिवासी विधायक या सांसद कोई भी नहीं रहते हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम लोग का विकास के लिए आदिवासी विधायक लोग नहीं रहेगा तो हम लोग को पता नहीं चलेगा मतलब कि हम लोग का कमजोरी क्या है और वहाँ पे हमारा विकास नहीं हो पाएगा। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो होता है किसी भी 5वीं अनुसूची राज्य के लिए ये बहुत ही ज़रूरी अंग है। झारखंड में भी है और मैं आपको बतलाना चाहूँगी कि उसकी मेंबर मैं हूँ। यहाँ पे जो मेंबरशिप होता है वो लगभग 13 विधायक होते हैं, उसमें अध्यक्ष उसके सीएम और गवर्नर भी उसका अध्यक्षता करते हैं, और बाकी अदर लोग जो होते हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं इसमें। मगर झारखंड के लिए अफसोस की बात ये रही है कि पिछले 2014 में जब जो सरकार बनी थी, मतलब मुझे लगता है इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष एक गैर आदिवासी को बना दिया गया। ये बहुत ही मतलब एक खतरनाक चीज़ था उस दौर के लिए, और किस तरह से आदिवासियों के ऊपर फिर क्या क्या हुआ, किस तरह से CNT एक्ट को बदलने की कोशिश की गई, ये सभी चीज़ों, जिस तरह से ड्रोन से सर्वे किए जा रही थी आदिवासी ज़मीनों की, ये सभी चीज़ों आप लोगों को मालूम है। आई होप आप लोगों को मालूम है, और नहीं मालूम है तो इंटरनेट में इन सभी चीज़ों के बारे में आर्टिकल्स है, ज़रूर उसमें पढ़ें। इस बार
2 वर्ष के बाद जब 2019 में नई सरकार आई तो 2 वर्ष तक कोरोना काल ही लगा। उसके बाद तीसरे साल से फिर एक नया ये का भी गठन हुआ, मगर उसके बाद भी गठन होने के बाद भी, जिसकी मैं भी एक मेंबर थी, कई सारे नियम का पालन नहीं होने के कारण उस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को भी अभी डिफंक्ट कर दिया गया है। ये तमाम चीज़ें हैं, मैं उसके अंग होने के नाते भी, सरकार का अंग होने नाते भी मुझे ये अफसोस है कि अभी ये डिफंक्ट पड़ा हुआ है। और जिस तरह से मेरे भाई ने कहा कि बिल्कुल ये बहुत ही ज़रूरी एक बॉडी होता है, और जो भी आदिवासियों के लिए, ट्राइबल्स के लिए जो भी नीति निर्धारण होता है, चाहे वो केंद्र सरकार से भी अगर कोई नीति आ रही है, तो क्या आदिवासी समाज के लिए वो सही है नहीं सही है, इसकी निर्णय वो बॉडी ले सकती है। तो उसका डिफंक्ट होने से सही में इस राज्य में कुछ ना कुछ कमियां तो आई है उस दौरान में, और हमारा लगातार इसमें चर्चा भी होते रहता है कि इसको हम लोग जल्द से जल्द फिर से फंक्शनल करें। क्या मैं अभी के लिए आपको दीदी बुला सकता हूँ? बिल्कुल। जोहार दीदी। जोहार। मेरा नाम है जेवियर एक्का। दीदी, मेरा सवाल यह है कि एक आईएएस ऑफिसर और एक एमएलए के बीच में क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, जबकि एक आईएएस ऑफिसर बहुत पावरफुल पोस्ट पे रहते हैं और एक जिला में एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, और दूसरे तरफ देखें तो एक एमएलए भी बहुत पावरफुल पोस्ट पे रहते हैं और एज अ पॉलिटिशियन, एज अ लीडर विधानसभा में कार्यरत रहते हैं। तो मतलब इन दोनों के बीच में कैसा प्रोटोकॉल्स होते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है, मुझे लगता है सब लोगों को ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए। आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं वो एक तरीके से स्टेट को एडमिनिस्ट्रेटिवली रन करने के लिए होते हैं, और जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको सहायता करने के लिए होते हैं कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को रन किया जाए। आप अक्सर देखेंगे जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, चाहे वो सांसद हो, एमएलए हो, मुखिया हो, ये हमारे बीच से चुन के आते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे समाज से बीच से चुन के आए हैं, उनके लिए ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखा गया है कि वो मैट्रिक पास होना चाहिए या इंटर पास होना चाहिए। वो समाज के प्रतिनिधित्व करता होना चाहिए, उस समाज से, उस पर्टिकुलर समाज से आना चाहिए। ये तमाम चीज़ों का जिक्र होता है, और उसमें वो मेजॉरिटी से, बहुमत से चुनाव में जीत के आते हैं। मगर एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना, मतलब एक तरीके से राज्य को या पंचायत को या विधानसभा को रन करना, उसे संचालित करना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का ज़रूरत पड़ता है, चाहे वो ऑफिसर्स हो, आईएएस ऑफिसर्स हो, ब्यूरोक्रेट्स जैसे आपके बीडीओ हो, सीओ हो, अन्य कर्मचारी हो, वैसे लोगों का ज़रूरत पड़ता है कि योजनाओं को, सरकार की योजनाओं को किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिवली जनता तक पहुंचाया जा सके। और बहुत सारे कागज़ पत्र का काम सब भी होता है, बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, सरकार को उन चीज़ों में भी वो मदद करती है। मगर एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि हर एक जनप्रतिनिधि का एग्ज़ाम 5-5 साल में होता है। अगर वो अपने आप को क्वालिफाई कर पाता है दूसरे चुनाव में तो वो फिर से चुन के आता है, बट उसका टेन्योर 5 साल का होता है। मगर एक ब्यूरोक्रेट का, एक आईएएस ऑफिसर का टाइमलाइन या टेन्योर जिसको बोलेंगे, वो जब तक वो 60 साल का नहीं हो जाता है तब तक होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली वो काफ़ी समय उसी सीट में रहने वाला है। इसीलिए उनको आप देखिएगा कि अक्सर, ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, वो अक्सर बहुत इमोशनली काम नहीं करते हैं, वो बहुत ज़्यादा दिमाग से ही काम करते हैं, दिल से काम नहीं करते हैं। मगर मुझे ये मेरा डेफिनेशन है, मगर एक जनप्रतिनिधि और ब्यूरोक्रेट में आप अंतर यही देखेंगे कि जनप्रतिनिधि हमेशा दिल से, इमोशन से काम करते हैं। ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन है। एक छोटा सवाल है दीदी, यूजुअली इंडिया में देखा जाता है कि जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग हैं वे लोग कम पढ़े होते हैं, और जो लोग ज़्यादा पढ़े होते हैं वे उनके मतलब सिक्योर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? मतलब जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो इंडिया में जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग हैं वे यूजुअली कम पढ़े लिखे हैं, मतलब क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं होता है, और जो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं वे लोग उनको सिक्योर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? सिक्योर मतलब
देखिए ये तो माइंडसेट की ही चीज़ है, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि किसी भी पॉलिटिशियन को या जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए, चयन करने के लिए उसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं दिया गया है। उस पर्टिकुलर समाज का वो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उनका, बस इतना ही उनका क्राइटेरिया है। मगर ये चीज़ तो माइंडसेट की बात है। आज तक तो कभी हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं लगा, या शायद हमारे पीढ़ी तक ज़रूरत ही नहीं लगा कि नेता को भी शिक्षित होना चाहिए। मगर अब नई पीढ़ी आ रही है, नई पीढ़ी इस चीज़ को सवाल भी लगातार उठाती है कि हमारे नेता पढ़े लिखे होना चाहिए, हमारे जो हमारे नेतृत्व करता है वो एक सर्टेन डिग्री से या कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनका होना चाहिए। तो जब इस तरह का माइंडसेट अगर हमारे बीच में बन रहा है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है अब से जाके अगर कोई चुनाव होगा तो लोग उसमें ये भी क्राइटेरिया ढूंढेंगे कि क्या 5 साल के मतलब 5 साल हम इनको अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी देने वाले हैं, क्या ये पढ़े लिखे हैं, क्या ये हमारा नेतृत्व कर सकते हैं। कि ऐसा ना हो कि जो इसको ब्यूरोक्रेट बताएगा, जो इसको IAS ऑफिसर बताएगा, ये उसी में साइन कर देगा, उसी में हाँ मिलाएगा। तो ये सभी चीज़ से भी हम जागरूक हो रहे हैं और मुझे लगता है ये समय के साथ ज़रूर बदलेगा। थैंक यू। मैं एक ही कमेंट ऐड करता हूँ। शिल्पी ने अच्छी तरह बोला, जो ब्यूरोक्रेट IAS होते हैं वो दिमाग से काम करते हैं, कभी ज़्यादा दिमाग से काम करते हैं। और पॉलिटिशियन ने सदा देखना चाहिए कि अपने को वोट देते हैं वो खुश है या नहीं है। तो IAS ऑफिसर कभी वोट मांगने नहीं जाता है, इसलिए जनता की इच्छा क्या है, जनता को क्या ज़रूरत है उसको पता नहीं होता है, वो टेक्निकली काम करता है। जो पॉलिटिशियन होते हैं वो लोगों के बीच होता है, क्योंकि उनको वोट मांगने जाना पड़ता है। दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अभी समय ख़त्म हो गया। अगले बार शिल्पी आएगी तो और सवाल तैयार करके रखना। No girls have asked a question. I want to take one question from a girl. Now this is challenge to the girls. No girl has asked a question. लड़कियां, All the boys want to see one girl come up here. कमान हमारे लड़कियों में एक तो होंगी, मुझे तो लगता है सारे के सारे हैं, मगर एक खड़े हो जाइए प्लीज। No hope. Should we give up hope? अरे महिलाओं को रिजर्वेशन कैसे मिलेगा? नहीं मिलना चाहिए बोल रहे हैं। Come on, voice it out. No one. We will give you the mic there. Don't worry, you don't have to come up. चलो माइक ले लो, माइक ले लो। 1 2 3 4 5th one. Oh yes, Okay. we have one. Mic. Clap, clap, clap. Quick. दौड़ के चाहिए, दौड़ के। यहाँ आना है। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत या फिर बालिकाओं के लिए जो योजनाएं होती है, अभी बहुत सारी योजनाएं हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी को तो उसके बारे में पता होता है, बट जो हमारे से महुआ डांड में है, मतलब गर्ल्स होने के नाते जो गवर्नमेंट योजना देती है वो सभी का लाभ हम सबों को नहीं मिल पाता है, या फिर बहुत सारी है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, और या फिर गांव के जो मेंबर्स होते हैं, मुखिया और वार्ड जो होते हैं, वो हम लोग को इन्फॉर्म नहीं करते कि ये फॉर्म भरा जा रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों को कुछ लाभ मिल रहा है, या फिर प्रोत्साहन राशि बोलते हैं जो। तो फिर इन सब के लिए कौन दोषी होगा? क्योंकि हमारा क्लास होता है, जिस वजह से हम क्लास में बिजी हो जाते हैं
और जैसे मुखिया होती है तो उसका काम होता है कि गांव में जाके इन्फॉर्म करे, या फिर आंगनबाड़ी जो होती है। बट हमारे यहाँ देखा जाता है कि ये सब कोई इन्फॉर्मेशन मिलता ही नहीं है। तो मैम कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। सरकार बहुत सारी योजनाएं ला रही हैं जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए है। चाहे वो अभी सावित्री फुले बाई योजना है, जिसमें प्रत्येक क्लास में जैसे जैसे लड़कियां जाएंगी तो उनको 5,000 रुपया मिलेगा, और जब वो +2 ख़त्म करेगी, 12th ख़त्म करती है, तो उसके खाते में 40,000 रुपया आता है। ये सब आप लोगों को मालूम नहीं है? पता है मैम, बट आज तक ये योजना हमारे महुआ डाँड़ में किसी गर्ल्स को देखे नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि ये योजना सभी वो बालिकाओं के लिए है जो कि स्कूल में है। और लड़के थोड़ा रिस्पेक्ट, हर क्वेश्चन 2 मिनट्स। हाँ, तो जितने भी यहाँ पे हैं, अगर आप लोगों को मालूम है तो मैं यही कह सकती हूँ कि पहले तो आप सही बोल रहे हैं, ये जनप्रतिनिधियों का जाए, आप लोगों को ये सभी चीज़ों के लिए जागरूक किया जाए। हमारे यहाँ पे हमारे विधानसभा में आंगनबाड़ी सेविकाओं को ये मिला हुआ है ड्यूटी कि वो सभी बालिकाओं से ये फॉर्म भर के उसको जमा करें। हमारे क्षेत्र में कई सारे बच्चों को अभी तक उनका स्कॉलरशिप पहला जो किस्त है वो मिल भी चुका है। इसीलिए आइडियली जनप्रतिनिधियों का काम है, अगर आपके यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है तो आप भी अपने जनप्रतिनिधि के लिए इंतज़ार मत करिए। सप्ताह में, मैं इस चीज़ को अपने गांव घर में भी हमेशा बोलती हूँ, जिस तरह से सप्ताह में एक दिन आप लोग घूमने फिरने के लिए रखते ही हैं, कभी कोई कहीं घूमने के लिए तो एक दिन रखते हैं ना, कुछ आउटिंग के लिए, कुछ के लिए भी, उसी तरह से एक दिन महीने में नहीं, सप्ताह में सप्ते में एक दिन नहीं तो महीना में कम से कम 2 से 3 दिन आप ब्लॉक खुद से चल के जाइए। ब्लॉक में आपके लिए जितनी भी योजनाएं आए हैं उसके बारे में आप जानकारी रखिए। जब तक आप जानकारी नहीं रखेंगे, बालिकाओं के लिए जो है, यूथ के लिए जो आया है, साथ ही साथ दीदियों के लिए क्या आया है, महिलाओं के लिए क्या है, साथ ही साथ बुजुर्गों के लिए क्या योजना आया है, इसकी भी जानकारी आप पंचायत के द्वारा देख सकते हैं। मुझे लगता है गांव घर में आप लोगों का ग्राम सभा होता होगा, ग्राम सभा होता है? अगर आप लोगों का ग्राम सभा होता है, क्योंकि होना तो अनिवार्य है, आप लोग उसमें अपनी भागीदारी ज़रूर दिखाइए। जब तक ज़मीनी स्तर में हम लोग बदलावट नहीं लाएंगे, लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक हम बड़े लेवल में कोई बदलावट की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपके जनप्रतिनिधि आपके लिए नहीं कर रहे हैं तो उनका रिपोर्ट कार्ड तो 5 साल में आप बनाएंगे ही, तब आप देख लीजिएगा। मगर अभी के लिए ब्लॉक ब्लॉक जाके वो जानकारी खुद के लिए और खुद के गांव वालों के लिए ज़रूर लें। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि महिलाओं को भी निडरता से आगे आके राजनीति में या इस तरह से ग्राम सभा में किसी भी बैठक में भागीदारी दिखाना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, मेरे भी क्षेत्र में कई सारे ऐसे पंचायत हैं जहाँ पे महिलाएं रिजर्वेशन में, सरकार रिजर्वेशन क्यों देती है महिलाओं को? ताकि महिलाओं का भागीदारी बढ़े, महिला बढ़ चढ़ के भागीदारी अपना दे सके, और साथ ही साथ उनके लिए जो नीति बनाया जाए, उसमें जो जनता के लिए नीति बनती है उसमें महिलाओं को भी प्रोसेस में रखा जाए, थॉट में, विचार में रख के उस नीति को बनाया जाए। मगर आज ऐसे कई सारे पंचायत हैं या ऐसे कई सारे विधायक भी कुछ हैं ऐसे जो महिला, मतलब विशेष रूप से मुखियाओं को बोलेंगे, विधायकों के लिए तो ऐसे महिला रिजर्वेशन नहीं होता है, मगर मुखियाओं को बोलेंगे कि वो महिला रिजर्वेशन से जीत के जाती हैं, मगर अल्टीमेटली उनको कौन पीछे से डायरेक्ट करता है? उनके पति, और उनको बोला जाता है मुखिया पति। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने खुद कॉइन कर लिया है। इसीलिए जितनी भी महिलाएं हैं, अगर आप चुन के आई हैं, जनता आपको चुना है, तो खुद से प्रतिनिधित्व करें। और साथ ही साथ सीखने के लिए ठीक है, आप अपने पति का मदद ले सकते हैं चीज़ों को सीखने के लिए, मगर मीटिंग्स में भी आप ही जाए। आपके महिला जो मुखिया हैं उन्हीं को जाके मीटिंग्स में भी बैठना चाहिए, ताकि सभा में, मीटिंग में वो भी कई चीज़ों को सीखे। इसीलिए ऐसा जब भी कोई मौका मिलता है जिसमें महिलाओं को आगे बुलाया जाता है, उनकी भागीदारी मांगी जाती है, तो बढ़ चढ़ के आप भागीदारी दें, ताकि, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बेटियां भी कुछ कम है। कम है क्या? आवाज़ में ही दम नहीं है। कम है क्या? नो मैम। गुड। और मैम ये बोलना चाह रही कि जितने भी जो योजना आती है,
अगर उसका कोई वेबसाइट होता है या फिर होना चाहिए? बिल्कुल, सभी अभी सभी तक विभाग, कोई वेबसाइट नहीं है मैम। सारे विभाग के वेबसाइट्स है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सही में आप लोग तो फ़ोन मोबाइल टेक्नोलॉजी से बहुत वेल वर्स्ड है। जितने भी विभाग हैं झारखंड में, सभी झारखंड में विभाग के अपने अपने वेबसाइट्स हैं, चाहे वो ज़मीन से रिलेटेड हो या समाज कल्याण से रिलेटेड हो। जैसे आपकी जो योजना है, जो आप सावित्री फुले बाई के बारे में बात कर रहे हैं, वो समाज कल्याण में आता है। समाज कल्याण का अपना वेबसाइट है, एजुकेशन का अपना वेबसाइट है। तो ज़रूर इन वेबसाइट्स में आपको तब तो ब्लॉग भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हीं वेबसाइट के माध्यम से भी आप जानकारी ले सकते हैं और फॉर्म वॉर्म क्या है उसकी भी समझ सकते हैं। ठीक है मैम। वी आर 15 minutes late. ओह यस। ओके, सो मैं शिल्पी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब भी हम उससे निवेदन करते हैं आके हमारे बच्चों से बात करना, कोई प्रोग्राम में शामिल करना होना, अपना प्रोग्राम भी बदल के वो हमारे पास आती है, हमारे बच्चों से बातें करते हैं और हमारे दोनों के बीच कंपटीशन होता है कौन ज़्यादा पॉपुलर है और हर बार वो ही जीतती रहती है। तो थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू आवर चिल्ड्रन। दूसरी बात इसकी, शिल्पी की और उसकी बाबा की, मैं पिछले बार भी बोला था और बोलते रहता हूँ, जब कलिसिया को कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, हम 2 बजे रात के 3 बजे भी फ़ोन करके ये हमारी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। इसके लिए भी आपको और बाबा को हम धन्यवाद देते हैं। और तीसरी चीज़ जो मेरे दिल को बहुत नज़दीक है, बाबा के साथ और शिल्पी के साथ भी मैं कई प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ। जितना उनका प्यार गरीबों के लिए होते हैं, जिनका कोई नहीं है उनको होते हैं, उस प्यार से मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि न सिर्फ वोटों के लिए करते हैं, लेकिन सही जो बाइबल में पढ़ाया है वो तत्व लेके वो अपना राजनीति आगे बढ़ाते हैं। हमें और कैथलिक हमारे समुदाय के राजनीतिक लीडरों की, लड़के और लड़कियों की ज़रूरत है, लेकिन ऐसे ईमानदार और लोगों की प्यार करते जैसे शिल्पी और उसके बाबा, वैसे नेता हमें चाहिए। ये आप लोगों से मेरी निवेदन है। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, आई विल सी यू अगेन ऑन द 30th। ओके, बुसार में हम 30 तारीख को गोवा के एक एनजीओ के साथ डाल्टनगंज डायसिस और गोवा का एक एनजीओ स्ट्रीट प्रोविडेंस दोनों मिल के एक शेल्टर फॉर द होमलेस खोल रहे हैं। मतलब जो भी ऐसा घूमते मिला पागल वैसा उसको हम शेल्टर दे देंगे, दवा दे देंगे, खाना पीना दे देंगे, उसकी सेवा करेंगे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। एक कैथलिक एनजीओ है उनके साथ, और शिल्पी जी और उसका बाबा, कम से कम दोनों में से एक आ जाएगा, जोबा माजी आ रही है, तो उसके लिए भी प्रार्थना करना कि हमारा नया वेंचर शायद डाल्टनगंज का पहला सही चैरिटेबल वेंचर सक्सेसफुल हो जाए। तो ये 30th को बुसार चांदुआ में हमारा प्रोग्राम है। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अब हम थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि सवाल ज़्यादा बढ़ गए, तो जब जाते हैं थोड़ा सा
थोड़ा सा क्विकली करना, 1 घंटा 15 मिनट है खाना खाने को। 1:55 सभी यहाँ आना है, बिटवीन 1:50 एंड 1:55 कि 2 बजे कैप्टन जेसन ठीक 2 बजे अपना प्रोग्राम शुरू करेगा, ठीक है। मुझे बोला है कि आप लोगों को अच्छा खाना दिया जाता है। खाना अच्छा था या नहीं कल? ठीक है। जाते समय जो शरबत दिए है वो ले लेना और सीधा खाना लेने के जाना, ठीक है। अपने कूपन साथ लेके जाना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।